हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे बेसिक अलजेब्रा, बट आज से स्टार्ट होगी आपकी प्योर अलजेब्रा, जिसका पहला टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है? सेट थ्योरी की डेफिनेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सारी चीजें। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेट थ्योरी और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, A set is a well-defined collection of distinct object। वेल डिफाइंड का मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट सेट का पार्ट है और कौन सा नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये सेट दिया है इस टाइप से, ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 4, ये आपका एक वेल डिफाइंड सेट है। बट जैसे इस टाइप से दिया है कि ए इज द सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट, देखो इसको ऐसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिया है, जैसे यहाँ पे स्मार्ट स्टूडेंट दे दिया, तब स्मार्ट स्टूडेंट क्या होता है? किसी को कोई स्मार्ट लग सकता है, किसी को कोई नहीं लग सकता, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे मैंने ऐसे लिखा, योर फेवरेट एक्टर, ठीक है, तो ये आपका सेट नहीं है, नॉट अ सेट। क्योंकि जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि आपका फेवरेट एक्टर क्या है, तो मान लो किसी ने किसी एक्टर का नाम बताया, अब मैंने दूसरे से पूछा तो वो किसी और का नाम बताएगा, जरूरी नहीं है कि वो उसी एक्टर का नाम बताए, तो ये आपका वेल डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन मान लो अब बी, मान लो मैंने ऐसे दे दिया, a सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं नेचुरल नंबर के बारे में अगर किसी से पूछूंगा तो सारे लोगों का आंसर एक ही होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सभी लोगों का आंसर सेम आएगा, तो इसका मतलब कि ये वेल डिफाइन है, तो ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेट के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे अभी मैं ये लिख रहा था ना, ए इज द सेट ऑफ, इस टाइप से, तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसमें लिखते कैसे हैं कि जैसे मैंने इस टाइप से लिखा, जैसे मैंने एक सेट ऐसे लिखा, ए इज द सेट ऑफ 1 2 3, ठीक है, तो करली ब्रैकेट में हम कॉमा लगा के ऐसे, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कोई ना कोई प्रॉपर्टी के रूप में दिया होगा, जैसे ये दिया, इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 8, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के रूप में हो गया। और अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए इज द सेट ऑफ, अब x एक इवन नंबर है और 8 के बराबर या फिर उससे छोटा। इवन नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 2 4 6 8, ठीक है, और 8 के आगे जाना नहीं है, ठीक है, 8 तक रहेंगे। तो अब ये जो बन गया ये कहलाएगा रोस्टर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। और इसको प्रॉपर्टी के रूप में ऐसे लिखेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, यानी कि सेट का कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे मैंने ऐसे लिखा, ए इज द सेट ऑफ 2 3 5 और 1, ठीक है, तो 1 पहले आए या बाद में आए इसका कोई मतलब नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बी 2 3, ये भी आपका सेट है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? ऑल एलिमेंट मस्ट बी डिस्टिंक्ट और डज नॉट रिपीटेड एलिमेंट, यानी कि सारे एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो एप्पल का सेट बनाओ, यानी कि APPLE, ठीक है, तो मान लो किसी ने इसको ऐसे लिख दिया, ए इज द सेट ऑफ ए फिर P फिर P फिर L फिर E, ठीक है, तो ये जो सेट है इसको हम रिपीट, देखो ये P जो है 2 बार आ गया, तो इसको हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हम इसको केवल एक बार लिखेंगे, यानी कि APPLE, ठीक है, इस टाइप से लिखा जाएगा। कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं हो सकता, सारे एलिमेंट अलग होंगे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसमें हम क्या समझ सकते हैं, तो एक सिंबल है, इसका नाम याद रखना, इसको हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ या बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, ठीक है। और अगर मैंने इसमें ऐसे इसको ऐसे कट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो मान लो कि जैसे ये एलिमेंट होते हैं, देखो जो इस करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे ये इस सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे मैं इसको इस फॉर्म में बताना चाहूँ तो ए क्या है? ये बिलोंग करेगा किसमें? इस सेट में। तो इस साइड जो होता है ये कहलाता है आपका सेट, और इस साइड जो लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट है
और ये सेट है, ठीक है। और मान लो कि जैसे मैंने लिख दिया कि 2, अब 2 इसमें आया नहीं है तो हम लिखेंगे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, ए इज द सेट ऑफ एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स लेस देन 5, एक्स इज अ होल नंबर, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे पता है कि मैं जो सेट ए बनाऊंगा उसमें कॉमा लगा के एलिमेंटों को लिखेंगे। अब x लेस देन 5, तो 5 से छोटे कितने नंबर हैं, ठीक है। तो पहले और होल नंबर होने चाहिए, तो 0 होल नंबर होता है, 1 2 3 4 और 5 नहीं लेना, ठीक है। तो यही आएंगे। अब इसने कहा इसका स्क्वायर कर दो, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म में। अब मान लो कि उल्टा क्वेश्चन हो, जैसे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया कि ए इज द सेट ऑफ 2 5 10 17 26। अब इसे कन्वर्ट करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तब इसको देखो, जैसे ये अब मुझे प्रॉपर्टी के रूप में लिखना है। देखो 2 को मैंने ऐसे लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 कैसे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 कैसे आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट, और एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड एक्स लेस देन 6, 6 से कम है, क्योंकि 6 से कम क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 प्लस 1 26। तो बस यहीं तक जाना है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस आर इक्वल टू 5, ठीक है। 6 से कम या 5 के बराबर था तो यहाँ पे इक्वल लगा दिया, ठीक है। तो ये भी लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अब इसका आंसर देना आप लोग। एक सेट है ए इज द सेट ऑफ 9 25 49 81, इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए ध्यान दो, जैसे 9 आया है तो 9 फिर 25 आया है, तो ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर ये 4 का नहीं, ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि एक इंक्रीज हो रहा है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 9 का, मतलब कि देखो ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। तो देखो 3 के बाद 4 नहीं आया, तो ये कैसे है ऑड मल्टीपल, 3 5 7 9, तो ये एक टाइप की एपी है, यानी कि 2n+1 टाइप का। और इनका स्क्वायर, ठीक है, सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड, और ये सब 5 से कम है तो x लेस देन 5, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टियों में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अब देखो एक मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये मेंस का PYQ है आपके सामने, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट Z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड, ठीक है, ये सेट दिया है और x y इंटीजर होने चाहिए, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट बनेंगे, यानी कि पेयर टाइप के बनेंगे, x, y टाइप के, तो पेयर में आएंगे, ठीक है। तो वो हमें बताना है कि कितने नंबर होंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है x की पावर 4, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया और इसके फैक्टर करो तो ये क्या आएगा 5 × 5 तो 25 होगा और 25 × 7, ठीक है। अब मुझे इसमें केसेज बनाने पड़ेंगे। तो पहला केस हमने ये बनाया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो 7 × और इनका मल्टीप्लाई करा दो तो 25, ठीक है। और सेकंड केस ऐसे बना लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो 5 इंटू 35। और थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 इंटू 175। ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दिया। ये 3 केस बने। अब ये जो केसेस बने इनको सॉल्व करो और फिर आंसर चेक करो। तो मान लो कि मैंने पहला सॉल्व किया, ठीक है, तो इनकी कंपेयर कराना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा 2x स्क्वायर बराबर 32, यानी कि ये 16 आएगा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी यहाँ से। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अब x की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, मान लो यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 16। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 9, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 3। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके पेयर में आंसर आएंगे, जैसे कि 4 एक बार प्लस 3 ले लो, एक बार माइनस 4 प्लस 3 ले लो, एक बार 4 माइनस 3 ले लो, और एक बार दोनों को माइनस ले लो। ठीक है, तो इस टाइप के ये, तो कितने आंसर मिले हमें 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था इसने। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो सेट ए में कितने एलिमेंट मिले हमें, यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट मिले 4, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कोई और लोगे तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। देखो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई और ले लिया, जैसे मैंने पहला ये लिया था, देखो फर्स्ट केस हमने ये लिया था तो 4 सॉल्यूशन मिले। लेकिन मान लो कि मैंने दूसरा ले लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 35। इनको ऐड करो तो ये होगा 2x स्क्वायर और 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 20। तो x बराबर क्या आएगा √20। तो यहाँ से इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है केवल एक ही केस था जिससे हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि x y आपके इंटीजर है तो ये इंटीजर वैल्यू ही हमें लेनी है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड अ सेट ए। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है कि ये जो सेट में जितने नंबर होंगे, जैसे कि 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर आएगा, यानी कि उसको हम ऐसे लिखेंगे एन ए इक्वल टू वो कितना होगा 3। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज है। कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सेट के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। तो पहला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिसमें लिमिटेड नंबर हो, जैसे 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट, वो फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, जैसे नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। एम्प्टी सेट, नल सेट, ये इसी को हम वाइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वाइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, इतने सारे नामों से जानते हैं। और नल सेट की डेफिनेशन क्या है, नो एलिमेंट, यानी कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो उसे हम नल सेट बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम इससे फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको फाई से डिनोट करते हैं। ये केवल ऐसे करली ब्रैकेट बना होगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, इससे भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, एम्प्टी सेट को। सिंगलटन सेट का मतलब है कि जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, अ सेट हैविंग 1 एलिमेंट इन इट। ठीक है, इसके अंदर केवल एक ही सेट होना चाहिए, सिंगलटन सेट का मतलब है। ठीक है, जैसे कि ये ओनली 5 लिखा हुआ है, या कुछ भी और लिख सकते हो, जैसे करली ब्रैकेट के अंदर केवल 1। ठीक है, तो ये भी सिंगलटन सेट है। ठीक है, देखो मैं नल सेट के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, हमने एक ऐसा एक्स लिया जो 0 और 1 के बीच में हो। ठीक है, और एक्स बिलोंग टू जेड। अब इसका मतलब क्या है कि मैं ये बोल रहा हूं कि एक हमें ऐसा इंटीजर चाहिए जो 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता हो। अब 0 और 1 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा नल सेट। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, नल सेट। अब इनमें ढूंढो, जैसे कि x बिलोंग टू z। ठीक है, यानी कि हमें इंटीजर चाहिए, कैसा,
जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, +-3 एंड, ठीक है, और 2x इक्वल टू 6 यानी कि x इक्वल टू 3। इन दोनों में कोई कॉमन है तो बिल्कुल कॉमन है, वो हमें क्या मिलेगा, 3, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें 3 कॉमन मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, सिंगलटन सेट, ठीक है, क्योंकि हमें एक एलिमेंट मिल गया। अब इसके बाद सेकंड में आ जाओ, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या मिलेगी, +-3, ठीक है, और ये रियल नंबर है, ठीक है, और ये इंटीजर, तो ये दोनों इंटीजर थे, ठीक है, और 2x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। अब इन दोनों के बीच में तो कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा, करली ब्रैकेट ओनली, या इसी को फाई से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, नल सेट। इसके बाद x बिलोंग टू रेशनल नंबर सच दैट x + 4 इक्वल टू 4, तो ये 4 कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0। अब 0 मिलने का मतलब ये ना बोल देना कि नल सेट हो गया, 0 तो कोई ना कोई एलिमेंट है ना, तो वो करली ब्रैकेट के अंदर आएगा 0, रियल नंबर भी है, तो ये कहलाएगा सिंगलटन सेट। इसके बाद नेक्स्ट है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर 2x + 1 इक्वल टू 3, ये उस साइड जाएगा 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी कि d के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 मिलेगी ना, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब देखो इक्वल सेट, तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज प्रेजेंट इन A, देन A एंड B आर सेट टू बी इक्वल सेट। सीधा सा मतलब है, इक्वल सेट का मतलब क्या है कि जो A के एलिमेंट हो वही B में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि A और B में सेम एलिमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा A इज द सेट ऑफ 1 2 3, तो B वाला जो सेट होगा वो BC टाइप का होगा 2 3 1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों इक्वल सेट है, ठीक है, क्योंकि सेम एलिमेंट है। या कुछ और ले लो, जैसे A इज द सेट ऑफ A B C, तो B में जो हम सेट बनाएंगे वो भी B C A, इससे के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तभी ये इक्वल सेट कहलाएंगे। इक्विवेलेंट का मतलब केवल ये होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया A और B, ठीक है, तो ये इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि इनकी कार्डिनल नंबर बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने एक सेट लिखा C, इसमें एलिमेंट लिए 1 2 3, और एक सेट लिखा D, इसमें मैंने लिया A B C, तब ये इक्वल सेट तो नहीं है क्योंकि ये और ये नंबर अलग अलग हैं, बट ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्यों है, क्योंकि इनकी जो कार्डिनल नंबर है यानी कि NC वो भी 3 है और ND वो भी 3 है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3, तो इसका मतलब ये C और D इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर बराबर होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन डिस्कशन। अब देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सभी सेट, यानी कि सारे सेट, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। जैसे मैंने एक सेट लिखा A इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 तक, ठीक है, और एक B वाला सेट लिखा, उसमें लिखा 2 4 6 8 10, ठीक है, और एक C लिख दिया, मान लो कि 1 2 3 8, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये सब अलग अलग सेट है, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें ये सारे आ जाने चाहिए, A B C इन सब के एलिमेंट आने चाहिए। तो मान लो U मैंने ये बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये जो तीनों हैं इन तीनों के एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, और यूनिवर्सल सेट को U से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, अब देखो क्या है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों को। तो सबसे पहले मैं सबसेट के बारे में बताता हूँ। सबसेट का क्या मतलब है। सबसेट देखो, सबसेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A सबसेट B, ठीक है। देखो A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए, पहली चीज। जैसे A क्या है 1 2 3, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B, ठीक है, देन A इज सबसेट टू B। अब B में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 2 3, अब ये इक्वल सेट भी है और ये सबसेट भी है, A सबसेट B है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है। या B में मैं कुछ और भी बढ़ा सकता था, जैसे कि मान लो कि मैंने एक C ले लिया, C में मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 तक, तब A जो है A सबसेट C भी है, ठीक है,
और बी सबसेट भी सी है, क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट हैं तो ए को बी का सबसेट कहेंगे और बी को सुपर सेट ऑफ ए बोलते हैं। और अगर ए के सारे एलिमेंट्स मान लो कि जैसे मैंने अब एक और बना दिया डी, ठीक है, डी में मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 और यहाँ पे 4 6, तब ए के सारे एलिमेंट तो डी में है नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट डी। ठीक है, तो सबसेट समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है। अब प्रॉपर सबसेट को देखो, अब बुकों में काफी कंफ्यूजन है, जैसे कि एनसीईआरटी में सबसेट को इससे लिखते हैं। पहले मैं इसको समझा दूं फिर बताता हूं बुकों का क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसेट। अब देखो प्रॉपर सबसेट, तो देखो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि पहली चीज ए बी का सबसेट पहले से होना चाहिए। ठीक है, ए बी का सबसेट हो और ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट तो बी में हो लेकिन बी और ए के एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी कि बी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ए इज द सेट ऑफ 1 2 3, तो अब अगर मैंने बी लिख दिया 1 2 3, तो ए बी का तो सबसेट है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, पहली चीज। और अगर मैंने अब मान लो कि एक सी बना दिया जिसमें मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है, तो अब इसको हम बोलेंगे कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है सी का। ठीक है, तो ए प्रॉपर सबसेट टू सी। ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, यानी कि ए सबसेट सी तो है लेकिन सी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, यानी कि ए से ज्यादा है, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट। अब आप तो यही यूज करो ये सिंबल। अब देखो बुकों का क्या है कि जो एनसीईआरटी है, ठीक है, और देखो फाई जो है वो सबका सबसेट होता है। अब देखो मैं एनसीईआरटी के बता रहा हूं, एनसीईआरटी क्या फॉलो करती है। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसेट जो है, ठीक है, सबसेट को वो ऐसे लिखते हैं कि ए सबसेट बी। ठीक है, इस सिंबल से इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। लेकिन प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, अब प्रॉपर सबसेट को वो लोग ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट बी लिखेंगे और बगल में लिख देंगे कि ए और बी इक्वल नहीं है। तो बात वही हो गई ना कि ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है लेकिन बी में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होंगे, तब तो ये इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी इस टाइप से लिखती है, लेकिन बाकी जो बुकें होती है उनमें दोनों के लिए उन्होंने सिंबल अलग यूज किए हैं। यानी कि सबसेट के लिए वो ये वाला यूज करते हैं, यानी कि ये लेस आर इक्वल के तरीके ही समझो कि बी ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी में कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं या फिर इक्वल होंगे तो सबसेट हो गया। लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वल होते नहीं है, यानी कि बी में ही ज्यादा होंगे, तो इसी साइड को ये साइन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर सबसेट में यूज किया जाता है और ये सबसेट में, लेकिन एनसीईआरटी में इस टाइप का यूज करते हैं। तो ये आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी सेट हो वो स्वयं का सबसेट होता है। स्वयं का मतलब कि जैसे अभी मैंने ये लिखा ए, जैसे ए दिया है 1 2 3, तो ये स्वयं का सबसेट तो है ही ना, क्योंकि इसके एलिमेंट इसी में प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो तो है। तो कोई भी सेट हो वो स्वयं का सबसेट होता है। ठीक है, एवरी सेट यानी कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई सबका सबसेट होगा क्योंकि फाई के पास तो कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद कोई भी सेट आएगा उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो फाई के पास पहले से कुछ नहीं था, तो बाकी जो भी सेट आएंगे उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो फाई जो है वो सबका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, तो ए और बी इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं कह दूं कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए सबसेट बी हो गया, और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए और बी इक्वल होंगे। ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में है। मान लो कि जैसे ए लिखा मैंने 1 2 3, तब मुझे बी ऐसा बनाना पड़ेगा कि ए के सारे एलिमेंट इसमें है, तो 1 2 3 ही बनाऊंगा, और बी के भी सारे ए में होने चाहिए, तो इसमें भी 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3, तो ए और बी कैसे होंगे इक्वल। फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, क्योंकि स्वयं के लिए वो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, अब देखो प्रॉपर और प्रॉपर इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, ये अभी मैं इसको, ठीक है, इसको होल्ड करो। ठीक है, इसको अभी मैं समझा रहा हूं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इक्वल टू 2 की पावर n।
ठीक है, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट वो होता है 2 की पावर n-1। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो -1 लिखा है ये नीचे है। ठीक है, यहाँ पे -1 होगा, ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब देखो इनको हम निकालना सीखते हैं। तो पहली चीज कि निकालते कैसे हैं, जैसे कि मैंने एक सेट दिया, इसमें एलिमेंट है 1 और 2। अब इसके हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं 2 की पावर n। ठीक है, अभी पढ़ा ना हमने, 2 की पावर n होते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके टोटल आएंगे कितने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 1 और 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से बनेंगे, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि 5 तो सबका सबसेट होता है, तो पहला 5 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 होगा और इसके बाद 1 2 होगा। ठीक है, तो इसमें ये जो 3 आए हैं, ठीक है, ये तो आपके प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ये क्या है प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये जो एक आया है ये है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो ये एक इम्प्रॉपर होता है क्योंकि ये स्वयं वही सेट है ना, तो ये इम्प्रॉपर होगा। ये 3 तो प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, ये इसी के इक्वल आ गया तो ये प्रॉपर नहीं है, इसीलिए इसमें ये जो लाइन लिखी है ना, इसीलिए ये जो लाइन लिखी है कि 5 इज अ प्रॉपर सबसेट, सभी का प्रॉपर सबसेट होगा लेकिन खुद का नहीं होगा, क्योंकि खुद के लिए वो क्या बन जाएगा इम्प्रॉपर। खुद के लिए देखो इम्प्रॉपर बन जाएगा। जैसे कि 5 के लिए बनाओ तो 5 में अब कुछ है ही नहीं, तो ये स्वयं के बराबर, जैसे मैंने कहा कि a = 5 ये सेट बनाओ, तब ये तो इम्प्रॉपर है, इसके प्रॉपर सबसेट। ये बाकी सबका तो प्रॉपर होगा लेकिन खुद के लिए इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, और इसमें जैसे हम एलिमेंट बढ़ा दें, जैसे मैंने अब एक सेट ऐसे ले लिया 1 2 3, अब इसके बनाने तो टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो वो क्या होंगे 2 की पावर n। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इसमें टोटल कितने बनेंगे 8। अब वो कौन कौन से बनेंगे, तो पहला 5, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2 2 के ले लो यानी कि 1 2 और 2 3, इसके बाद 1 3। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा 1 2 3। अब इनको गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बन गए ये टोटल 8। अब इसमें से आपको ये पता है यहाँ से यहाँ तक के ये जितने, ये आपके क्या है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, ये आपका क्या है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है कि टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होते हैं फाइनाइट सेट वो तो 2 की पावर n होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, तो इसमें एक कम हो जाएगा ना। 2 की पावर n में देखो एक तो इम्प्रॉपर होता, प्रॉपर कितने होंगे एक कम होगा हर बार, तो इसलिए ये फॉर्मूला है 2 की पावर n-1, एक हटा देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं मेंस वाला। अब देखो ये क्वेश्चन है 2 फाइनाइट सेट्स have m and n element, the number of subset of the first set is 112 more than that of the second set। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला सेट है उसमें कितने एलिमेंट है m, तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो होंगे 2 की पावर m इक्वल टू, फिर उसने कहा कि जो पहले सेट के सबसेट है वो दूसरे वाले सेट के सबसेट से 112 अधिक है, मोर देन का मतलब, तो ये क्या हुआ 2 की पावर n होंगे सेकंड वाले के, और ये अधिक हैं कितने 112। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने में क्या है, इसको इस साइड ले आओ 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 112। अब इतना आने के बाद आप ऑप्शन चेकिंग कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन को पुट करके देखो तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यह एक तरीका ये है। अब देखो ऑप्शन चेक करना इसमें बेस्ट रहेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए तो ऐसे कर सकते हो कि 2 की पावर n कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर कर लो
तो आएगा 2 की पावर 4 इंटू 7, ठीक है, 7 की पावर 1। और यहाँ से कंपेयर करोगे, अब इसके बाद कंपेयर करो, ये पहला वाला है यानी कि n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4, ठीक है। और ये जो अंदर पूरा लिखा है 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 7, तो n की जगह तो 4 पुट करना है, तो 2 की पावर m माइनस 4 इक्वल टू 7, ठीक है। और -1 भी है यहाँ पे, तो -1 यहाँ पे भी रहेगा, उसको साइड भेजो तो 2 की पावर m माइनस 4 इक्वल टू ये 8 हो जाएगा, 8 का मतलब 2 का क्यूब, तो m माइनस 4 इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 4, ठीक है। तो पूछा क्या है m और n, तो m की वैल्यू क्या है, ये 7 और 4 सही होगा, यानी कि 7 और 4, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, देखो पावर सेट एक ऐसा सेट है, यानी कि पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया ऐसे 1 और 2, ठीक है, इसके हमें पावर सेट बताने हैं टोटल नंबर। तो सबसे पहले इसके सबसेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, सबसेट। देखो सबसेट क्या होंगे, पहला तो हमें पता 5 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा और इसके बाद 1 2 होगा, ठीक है। तो ये टोटल सबसेट हो गए। अब हमें इसके पावर सेट बताने हैं, तो पावर सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं PA इज द सेट ऑफ, इन सब को सेट के अंदर डाल दो, यानी कि 5 1 2 और 1 2। तो यहां से ये जो सेट तैयार होगा, इस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये यही चीज समझाई गई है। और नंबर ऑफ पावर सेट निकालने हो, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ PA। देखो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर NA। इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या आएंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो इस 4 को इसकी पावर में लगाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट पावर सेट के सबसेट कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट, हम पावर सेट के सबसेट निकालने जा रहे हैं, तो 2 की पावर NA की जगह 4 यानी कि 16, तो ये टोटल सबसेट बनेंगे नंबर ऑफ पावर सेट के। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये सिंपल है। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपके 3 क्वेश्चन 1 2 3, इनको ट्राई करो, ठीक है, और मुझे बताना कमेंट में इनके आंसर, ठीक है। और ये 3 ये हैं आपके 1 2 3 4, ठीक है, इनको सॉल्व करना और बताना, ठीक है, ये सब सिंपल है, आपसे हो जाएंगे।